Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। स्टूडेंट, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो चुका है, आपका यूपी सैनिक का भी हो चुका है। जो बच्चे उसके लिए यूपी डोमिसाइल रखते थे उनका यूपी सैनिक का एग्जाम भी हो गया है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पर मैंने आरएमएस की वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको साइंस सेक्शन कराया था, पूरा एग्जाम पैटर्न बेस। अब मैं वैसे ही आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए कुछ इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट लेके आऊंगी जिसमें सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसा साइंस का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इन मॉक टेस्ट को आपको स्किप नहीं करना है। 10 मॉक टेस्ट मैं आपको कराने वाली हूँ। इसमें बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। क्लास 9th के लिए है, साइंस सेक्शन है। आपका एग्जाम हेल्ड होने जा रहा है 28 जनवरी को, तो बहुत टाइम है आपके पास। इन क्वेश्चन से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न आपको पता है, जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ अपनी आंसर की प्रिपेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट रहे। बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। आरएमएस में सारे क्वेश्चंस उसी तरह से रिपीट हुए हैं जो मैंने अपनी लाइव क्लासेस में कराए थे, मॉक टेस्ट में कराए थे। बल्कि इस बार आरएमएस का पेपर का जो साइंस का पेपर था काफी इजी आया था, बट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर काम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर डिले। बच्चों, अगर आप इसी तरह का बम्पर कलेक्शन चाहते हैं क्वेश्चंस का, तो ज्योमेट्री स्कूल आपके लिए सैंपल पेपर लेके आया है हार्ड कॉपी में, जो आप अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। दोनों ही क्लासेस के लिए हैं, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पर, 6th के लिए भी 9th के लिए भी। आपको इन सैंपल पेपर में 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे, जिसमें सभी सेक्शंस होंगे। एग्जाम वेटेज जो है बिल्कुल उसी के बेस पर। आप इन्हें अवेल करने के लिए कॉल कर सकते हैं 9528827121। इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और अपने सैंपल पेपर अपने घर पर मंगाकर क्वेश्चंस को टिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय, यू नो दैट कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस, वो भी क्या करते हैं, कंटेनर के वॉल पर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, दबाव बनाते हैं। तो अगर आपको लिक्विड से होने वाले प्रेशर को इंक्रीज करना है तो व्हाट यू विल डू, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को बढ़ा दें, हाइट को बढ़ा दें, एक्सेलरेशन ग्रेविटी को बढ़ा दें। तो किसके बढ़ने से प्रेशर बढ़ सकता है? तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। या तो आप यहाँ पर जो लिक्विड है उसके एक्सेलरेशन को भी बढ़ा सकते हैं, लिक्विड की ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करता है, साथ ही लिक्विड की डेंसिटी पर भी और कॉलम की हाइट पर भी डिपेंड करता है कि वो वॉल्स पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही इंक्रीज करने से आपका प्रेशर एक्सर्ट लिक्विड पर, लिक्विड का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आई होप आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको एक कथन दिया गया, उसका एक रीजन दिया गया, आपको चूज करना है इन चारों में से कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, साथ ही रीजन ट्रू है, साथ ही असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या असर्शन ही फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो चलिए देखते हैं हमारा असर्शन क्या है। असर्शन कहता है शार्प नाइव्स आर यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स, हम शार्प नाइव्स का यूज करते हैं वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। रीजन क्या है, शार्प एजेस एक्सर्ट करती हैं मोर प्रेशर। तो अगर आपको यहाँ पर रिलेशन पता हो, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर ये आपका रिलेशन है प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और ये क्या है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि शार्प एजेस मोर प्रेशर डालेंगे, ऑब्वियसली अगर आपका नाइफ बिल्कुल क्या है, शार्प एजेस वाला है, तो वो ऑब्वियस सी बात है फ्रूट्स वेजिटेबल को बहुत ही शार्पली कट करेगा। इसीलिए जब आपका नाइफ थोड़ा बेकार हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो उससे इतना प्रेशर नहीं डलता है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा जा रहा है, ऑप्शन ए कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है।
और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक केमिकल सिक्रीट करती हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिकली आप उन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हो, और यू नो दैट कि केमिकल मैसेंजर्स किन्हें कहा जाता है? जब हम पुबर्टी एज में पहुंचते हैं तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मींस हमारी जो हार्मोनल ग्लैंड होती है जिन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, वो एक्टिव हो जाती हैं और अपनी पुबर्टी एज में वो अपने ग्रोथ हार्मोन्स और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? वी कॉल देम हार्मोन्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids। यहाँ पर टू लिक्विड्स लिए गए हैं और उनका इलेक्ट्रिक कंडक्शन चेक किया जा रहा है, लिक्विड ए एंड बी। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। यहाँ पर बल्ब लगाया गया है जो कंडक्शन के दौरान ब्राइटली ग्लो किया है बिल्कुल लिक्विड ए में, जबकि लिक्विड बी में जो बल्ब है वो डिमली क्या हुआ है? लाइट अप हुआ है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? लिक्विड ए बैटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, या बी बैटर कंडक्टर है इसलिए डिमली हुआ है, या दोनों ही लिक्विड जो इक्वली कंडक्टिंग है, या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिपेंड नहीं करता इस चीज पर। तो बेसिकली अगर आप बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो लिक्विड होते हैं वो भी आपका केमिकल इफेक्ट शो करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं, जैसे आपका टैप वाटर। आपने देखा है जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो आप अगर गीले होते हैं या पानी भर गया होता है तो करंट फ्लो हो जाता है घर में। लेकिन इसी तरीके से अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, मीन जिसमें से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दिया गया हो, तो उसमें करंट पास नहीं होता है। तो इट मीन्स अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो लिक्विड ए जो है एक बैटर कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do we use chromium for electroplating on car parts, bathtub, etc.? You know that कि electroplating एक process होता है जिसमें हम किसी भी desired metal को coat करते हैं onto the other metal, जिससे कि reaction को रोका जा सके। तो बेसिकली क्रोमियम को आपने देखा होगा, कार के पार्ट्स जो होते हैं, आयरन का पार्ट्स हो गया, उसको और शाइनी बनाने के लिए जो हमारी बाथ टैब्स होती हैं वो आयरन की हैं बट वो शाइन करती हैं ड्यू टू द प्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो हमसे क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टू डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग? ये शाइनी अपीयरेंस देता है ऑटोमोबाइल्स को, इट डज नॉट कोरोड, ये इसमें जंग भी नहीं लगता है, जल्दी से ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो ये इन्हें भी रजिस्ट करता है। ये सारे ही करेक्ट है बिल्कुल। ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम कोई भी डिजायर्ड मेटल क्यों कोट करेंगे? जैसे यू नो दैट कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की, जबकि जिंक रिएक्टिव है, बट वो क्या कर रहा है, वो आयरन के बीच में एक क्या है, पाथ बन गया है, जिससे कि आपके ब्रिजेस जो होते हैं, जो वाटर में ऑल द टाइम रहते हैं, बड़े बड़े आपके ब्रिजेस होते हैं, आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है तो उसको प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग लगने से। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है ऑन टू द आयरन, क्योंकि ये क्या कर लेता है, कवर पाथ बना लेता है आयरन और वाटर के बीच में, क्योंकि मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। तो इसीलिए हम उस पर क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं जिंक की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन डी। आई होप अभी तक आपके सारे आंसर ठीक होंगे। ऑर्गेनिक मेन्योर इज और आर। ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होता है? एनिमल का एक्सक्रीटा, काउडंग को आप ऑर्गेनिक मेन्योर कह सकते हो, यूरिन हो सकता है, प्लांट वेस्ट हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज। तो एब्सोल्युटली जो आपके मेन्योर होते हैं वो आपका नेचुरल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जिसे बायोलॉजिकली डिग्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन सॉइल। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इस सारे वेस्ट को चेंज कर देते हैं इनटू द मैन्योर और कंपोस्ट। तो ये क्या है, ये हम यूज करते हैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो चाहे उसमें कुछ भी नेचुरल वेस्ट हो सकता है, चाहे एनिमल का एक्सक्रीटा हो जिसको आप एज अ मैन्योर यूज करते हैं फील्ड्स में, काउ डंग भी हो सकता है, प्लांट का वेस्ट रेसिड्यू हो सकते हैं, किचन का वेस्ट हो सकता है, एक्सेप्ट द पॉलिथीन बैग्स। तो ये सारे ही ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आपके ब्रदर सिस्टर तैयारी करना चाहते हैं RIMC के लिए, जो कि
ईयर में 2 बार कंडक्ट होता है एग्जाम 8 क्लास के लिए, जिसका सेंटर जो है देहरादून में है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। एवरी ईयर जून और दिसंबर में इसके एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाउंडेशन बैच वापस से स्टार्ट हो रहा है फॉर जून सेशन के लिए। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो और RIMC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, क्योंकि 10th ऑफ फरवरी से ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि ये एग्जाम 3 जून को ज्यादातर हो जाता है, इससे लेट नहीं होता है। तो इसमें सिलेबस भी अनलिमिटेड है, तो आपको अगर पूरा सिलेबस करना है और प्रैक्टिस सेट भी करने हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन दीज बैचेस। तो फाउंडेशन बैच है हमारा 3.0, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए कॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असर्शन दिया गया है कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो साउंड आपको लिटिल आफ्टर सुनाई देती है फ्लैश से पहले। पहले आपको लाइट चमकेगी, फिर आपको बादल के गरजने की आवाज आएगी। रीजन क्या है इसका? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन ऑफ द साउंड। एब्सोल्युटली, जब आप लाइटनिंग देखते हैं तो पहले आपको लाइटनिंग दिखाई देती है, फिर आपको साउंड सुनाई देती है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सम नेचुरल फिनोमिना, जिसमें लाइटनिंग कंडक्टिंग आपको बताया जाता है। तो जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, किससे? साउंड से। लाइक यू नो दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल ये रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि जो वेलोसिटी है लाइट की वो ज्यादा है, किससे? साउंड से। इसलिए आप पहले लाइटनिंग देखते हैं और फिर आपको थोड़ा क्या होता है, आवाज सुनाई देती है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। If the amplitude and frequency of sound wave are increased, which of the following is true? बच्चों सबसे पहले तो साउंड चैप्टर से इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं और वो तीनों मैं बता देती हूँ किस पे बनते हैं। सबसे पहले तो आपके इंस्ट्रूमेंट के टाइप पर। आपको इस चैप्टर में कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फ्लो बजाते हैं तो उसमें स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होती है या उसमें एयर का मूवमेंट होता है। तो एक तो आपसे स्ट्रिंग का इंस्ट्रूमेंट का टाइप पूछ लिया जाता है। दूसरा, किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड से साउंड पर क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ फ्रीक्वेंसी को लेके आता है। तो यू नो दैट कि अगर हम बात करें जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं, दीज आर द मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव्स। और जब ये वेव्स मूव करती हैं बेसिकली, तो इस तरीके से जब ये वेव जाती है विद देयर वेवलेंथ, तो यहाँ पर ये जितना अपने पाथ से अपनी मीन पोजीशन से ऊपर राइज अप करती हैं, ये तो कहलाता है साउंड की वेव्स का एम्पलीट्यूड। और नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं, ऑसिलेशन जो हो रहा है लाइक दिस, ये डिसाइड करती हैं वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी को। ये डिसाइड करेगी फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है, साउंड की लाउडनेस उतनी ज्यादा होती है। ये समझेंगे अच्छे से। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो साउंड की पिच पर डिपेंड करता है कि साउंड कितनी हार्श होगी या कितनी श्रिल होगी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी की। अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो पिच पर डिपेंड आएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, एम्पलीट्यूड को भी बढ़ा दिया और फ्रीक्वेंसी को। एम्पलीट्यूड मतलब आपने वेव्स की जो मीन पोजीशन से इनका राइज अप है उसको बढ़ा दिया, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ा दिए। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाएगी और पिच हाइयर होगी। लाउडनेस इंक्रीज होगी बट पिच पे अनचेंज होगा। लाउडनेस इंक्रीज कर जाएगी पर पिच लोअर हो जाएगी। लाउडनेस डिक्रीज करेगी, पिच भी लोअर हो जाएगी। तो क्या है करेक्ट आंसर? एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो क्या है, लाउडनेस भी बढ़ेगी, और पिच बढ़ाओगे तो यहाँ पर सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पिच भी हाइयर हो जाएगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन ए। Why do some seeds float on water? Very simple question from crop production and management. पहला ही fill in the blanks है ये आपका एनसीईआरटी में। तो आप जानते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ा होगा, जो सीड्स फ्लोट कर जाते हैं जब आप कभी सीड्स को वॉश कर रहे होते हैं, ग्रेन्स को घर में वॉश कर रहे होते हैं, जैसे कि वीट को वॉश किया जाता है, तो कुछ सीड्स उसमें ऊपर ही फ्लोट कर जाते हैं। और उससे पता चलता है कि उन सीड्स का जो एम्ब्रियो है वो डैमेज है, और जिनका एम्ब्रियो डैमेज होता है वो ग्रो नहीं कर पाते, और वो सीड्स क्या करते हैं, फ्लॉट करते हैं। तो डैमेज सीड्स क्या करेंगे, फ्लॉट करेंगे। Wildlife Protection Act was implemented in, very important question from conservation of plants and animals. Wildlife Protection Act implement किया गया था, जिसके लिए फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए थे, और ये कब आया था? 1972 में। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
Read the statement given below and choose the combination of statement which indicate need to irrigate crop. आपको crops को irrigate करना क्यों जरूरी है, आपको उसके बेस पे बताना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है. सीड्स को मॉइस्चर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, यस, क्योंकि वो अपनी डॉर्मेंट स्टेज से जब बाहर आते हैं तो उनको क्या होना होता है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और वो जर्मिनेट कर जाए, उनका जो आउटर प्रोटेक्टिव कोट है, हार्ड कोट जो होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजोल्व फॉर्म, यस, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं नीचे से सारे किसको, जितने भी न्यूट्रिएंट है उन्हें पानी में डिजोल्व करके. रूट्स इसीलिए क्या करती हैं, उनको अपटेक करती हैं डिजोल्विंग इन वाटर. इरिगेशन आपकी क्रॉप्स को फ्रोस्ट से भी बचाता है और जो हॉट एयर करंट होता है उससे भी बचाता है, बिल्कुल करेक्ट. इरिगेशन इंप्रूव करता है सॉइल टेक्सचर. आप इरिगेट करेंगे सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए, नहीं, यहाँ पर इरिगेशन काम नहीं आएगा, यहाँ पर काम आएगा एडिंग ऑफ मेन्योर. अगर आप खाद डालते हैं समय समय पर तो आपके सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ये तीनों इरिगेशन के ही फायदे हैं. तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन. अगर आप पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहते हैं जो हमारी बॉडी में घुस गए हैं, होस्ट सेल को वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोज कर रहे हैं, तो उन मेडिसिन को क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज एंटीबायोटिक्स. दे कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस. उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक, जिसकी सबसे पहली खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. और कब की थी, 1929. एंड विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज अवर पेनिसिलिन. और ये वही एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से बनाई गई थी. पहेली डग 2 पिट्स. पहेली ने 2 पिट्स को डग किया है अपने गार्डन में, ए और बी. पिट ए में उसने शी पुटा पॉलिथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चर वेस्ट. उसने वेस्ट तो डाला है पर उसको क्या किया है, पॉलिथीन में पैक कर दिया है. और पिट बी में उसने उसी तरह का वेस्ट डायरेक्ट डाल दिया है विदाउट पुटिंग इन द पॉलिथीन बैग. नाउ शी कवर्ड बोथ द पिट विद सॉइल. अब उसने उसको क्या किया, सॉइल से कवर कर दिया है. व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ. 1 मंथ बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगी, पिट ए डिग्रेड होगा फास्टर देन बी से, पिट बी डिग्रेड होगा फास्टर देन पिट ए से, या दोनों ऑलमोस्ट इक्वली, या कोई भी पिट डिग्रेड नहीं होगा. तो यू नो दैट कि पॉलिथीन क्या है, प्लास्टिक्स है, और प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये एनवायरमेंट में बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होते हैं. तो ये क्या लेगा, लॉट्स ऑफ टाइम, 25 ईयर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि पॉलिथीन को डिग्रेड होने में इतना टाइम लग जाता है. लेकिन दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट है जो कि बायोलॉजिकली डिकम्पोजेबल वेस्ट है, और वो उसने डायरेक्टली डाला है पिट बी में, तो वो देखेगी 1 मंथ बाद वहां कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक डार्क कलर का सॉइल बचेगा जो कि ह्यूमस कहलाता है. एंड दिस ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी, क्योंकि बी में उसने विदाउट पैकिंग डाला था, तो बी का जो है डिग्रेड फास्टर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग मतलब जिसको एक बार हमने अच्छे से हीट अप करके मोल्ड कर दिया, अब ये वापस से रीमोल्ड आप नहीं कर सकते, वापस से इनको डी-शेप नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है. बेसिकली जो प्लास्टिक्स होती हैं आपके, दीज आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ वेरियस केमिकल्स. तो ये थर्मोप्लास्टिक होती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है. तो थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो जिसको हीट अप करके आप अगेन एंड अगेन मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग ऐसा नहीं होता है. तो बात करें थर्मोसेटिंग की तो उसके 2 एग्जांपल है, मेलेमाइन एंड बेकेलाइट. और बहुत ही वर्सेटाइल प्लास्टिक्स हैं, यूज की जाती हैं हमारी डेली यूनिफॉर्म बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में. तो ये क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है. मेलेमाइन एंड बेकेलाइट आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे ही मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सारे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं, जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, या कुछ नॉन मेटल भी डक्टाइल होते हैं. तो बेसिकली अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि मेलिएबल, उन्हें बीट करके शीट बनाया जा सकता है. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी की बात करें तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, वायर में चेंज कर सकते हैं. तो जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं. जैसे अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल है जो नाइफ से इजीली कट हो सकता है, तो इसका वायर हम नहीं बना सकते हैं. तो वी कांट ड्रॉन वायर ऑफ सोडियम. तो इसलिए जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया है, यहाँ पर आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दीज आर योर डक्टाइल मेटल. तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है.
coal is processed in industry to get some useful product. Which of the following is not obtained from coal? जब आप कोल को destructive distillation करते हैं तो you will get the various constituents of coal. destructive distillation आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जब आपको कोल माइन से कोल obtained होता है तो उसे in the absence of air क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिसमें आपको कोल के वेरियस बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कोक, कोल गैस, कोल तार, ये सारे क्या हैं, दीज आर द बाय प्रोडक्ट, जिनका फिर वेरियस यूजेस की किया जाता है इंडस्ट्री में। जैसे कोक क्या है, एक 90% प्योर फॉर्म है कोल की, कार्बन होता है इसके अंदर 98%। कोल गैस को लाइटनिंग में यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइटिंग में यूज किया जाता था। कोल तार से आप रोड बनाया करते थे, सिंथेटिक डाइज में डाला जाता है, परफ्यूम्स में डाला जाता है। तो बेसिकली सीएनजी किसका पार्ट नहीं है, कोल का पार्ट नहीं है। ये पेट्रोलियम को जब आप रिफाइनिंग करते हैं उसकी ऑयल रिफाइनरीज में, तो सबसे पहले जो आपको ऑब्टेन्ड होती है हाई टेम्परेचर पर, एकदम लो टेम्परेचर, वो आपकी एलपीजी और सीएनजी है। तो ये आपका कोल से ऑब्टेन्ड नहीं होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपकी ऑटोमोबाइल गैस है, इको फ्रेंडली गैस है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। फॉसिल फ्यूल आपको कहाँ से ऑब्टेन होंगे, ये रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, ये बर्ड्स के रिमेन्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स के रिमेन्स होते हैं, या डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एब्सोल्युटली फ्यूल्स क्या होते हैं आपके, फ्यूल्स आपके वो सब्सटेंस है जिन्हें आप एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो ये हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और फॉसल फ्यूल क्या है, फॉसल फ्यूल आपके डेड रिमेन्स हैं, जैसे कि आपने के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जो अंडर द अर्थ ब्यूरीड हो गए थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, वो वेजिटेशन सब कन्वर्ट हो गया है फॉसल फ्यूल में, और बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रोसेस से हुआ है, तो दिस इज डन बाय कार्बनाइजेशन ड्यू टू द हाई प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ऑल दीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं एयर में तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो बेसिकली आपको पता है जब भी मेटल को आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा जो प्रोडक्ट मिलते हैं दे आर मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाते हैं और यहाँ पर उसमें से क्या भी निकलेगी, हीट एंड लाइट भी निकलेगी। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट, और जो प्रोडक्ट होगा वो ऑक्साइड्स होंगे। एंड द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है तो वो एसिडिक बनते हैं सॉल्यूशन में या बेसिक, तो क्या बनते हैं, बेसिक। सी इसका करेक्ट आंसर है। स्पीशीज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीशीज। जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, माइग्रेटिंग या एक्सटिंक्ट। तो बेसिकली जो स्पीशीज अब खतरे में आ गई हैं और बहुत जल्दी ही डिसअपियर होने वाली हैं उन्हें एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज कहा जाता है। माइग्रेटिंग स्पीशीज वो होती हैं जो ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन अपना क्लाइमेटिक कंडीशंस को छोड़कर कहीं और चली जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, जैसे कुछ माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है आर्कटिक टर्न का। एक्सटिंक्ट की बात करें तो जो पूरी तरह से अर्थ से डिसअपियर हो चुके हैं, जैसे कि आपके डायनासोर्स, डोडो बर्ड। तो जो स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो ये याद रखना, अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। जैसे अगर हम सतपुरा रेंजेस की बात करें मध्य प्रदेश में तो वहां पर वाइल्ड मैंगो होते हैं आपके, इसी तरह जायंट स्क्वेरल होती है। तो कुछ यहाँ पर ऐसी स्पीशीज हैं जो वहीं पाई जाती हैं, वो वहां के लिए एंडेमिक है। तो ये इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन, अगर आप डिफोरेस्टेशन करेंगे, जंगलों को अनकंट्रोलेबली कट करते जाएंगे तो क्या होगा, एनिमल्स का हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सोइल भी इरोड हो जाएगी और फ्लडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पेड़ों की कटाई को इसी तरह जारी रखा तो ये तीनों चीजों होने का बहुत ही आम बात है। मिट्टी खाली हो जाएगी तो इरोड हो जाएगी ड्यू टू द रेन, कोई भी जड़ें नहीं होंगी तो अगर पानी बहुत तेज आएगा तो फ्लड आ सकती है, और एनिमल्स का जो डिस्ट्रक्शन है या प्लांट्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू एनिमल सेल, हमें एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में चूज करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो इसमें हमारे लिए एक प्लांट सेल होती है और एक होती है इसी तरीके से एनिमल सेल। काफी सारी ऑर्गेनेलीज मैच करती हैं, बट कुछ ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट में होती हैं बट एनिमल में नहीं होती, प्लांट में बड़ी होती हैं पर एनिमल में छोटी होती हैं। तो देखते हैं जरा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। तो हमें एनिमल के रेफरेंस में बताना है, तो ये तो एनिमल सेल में होता ही नहीं है, प्लास्टिड भी नहीं होता है। सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, क्रोमोसोम। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, क्रोमोसोम। अभी तक सही जा रहा है बिल्कुल ऑप्शन। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है और ये सिर्फ प्लांट में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर सेल, हमें यहाँ पर बताना है सेल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेल को आप इजीली देख सकते हो नेक्ड आई से, नहीं, वो माइक्रोस्कोपिक होती है। इंसेक्ट का एग सेल नहीं है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग है या कोई भी पार्ट है वो सेल है। सिंगल सेल परफॉर्म करती है सारे ही फंक्शन यूनिसेल्युलर में, एब्सोल्युटली। जो साइज और शेप होता है सेल का वो यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन्स अलग होते हैं, आरबीसी का शेप अलग होता है। तो जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन सिंगल सेलुलर, जैसे कि अमीबा, उनमें वही सारे फंक्शन करता है उनकी एक ही सेल, और ये बिल्कुल करेक्ट है। वो रेस्पायरेशन भी करता है, मूवमेंट भी करता है, और सब वो अपने इसी सिंगल सेल से करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, वास डिफरेंस भी होता है, पेनिस भी होता है फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, लेकिन ओवरीज नहीं होती हैं। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप इनटू यंग फ्रॉग्स, जब आपके फ्रॉग में एग ले करती है तो एग से पहले आपके टेडपोल बनते हैं, लार्वा बनते हैं और फिर वो फ्रॉग बनते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जितना भी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेडपोल से फ्रॉग बनने का, एडल्ट फ्रॉग बनने का, वो प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, और इसमें इनके डेवलपमेंट में थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गिवन बिलो आर द इवेंट दैट लेड टू प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पर प्रेगनेंसी के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिया गया है। तो कौन कौन से स्टेप होंगे? सबसे पहले उसकी करेक्ट सीक्वेंस आपको लगानी है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर मैचुरेशन होएगा एग का, फिर रिलीज होएगा या एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले क्या होता है, ओवरी के अंदर आपके बहुत सारे इमेच्योर फोलिकल होते हैं, उनमें से वो मैच्योर होते हैं। फिर पर मंथ एक एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद फिर एग का फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ, और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो उसको अपनी प्लेसेंटा में, वहां इसकी एंडोमेटियम वॉल में क्या कर लेता है, उसको वहां पर एम्बेडेड कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2, 3, 1, 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? डी। सबसे पहले एग मैच्योर होगा, पर मंथ ओवरी से एग रिलीज होगा, फिर फ्यूजन होगा स्पर्म के साथ, और फिर एम्ब्रियो का अटैचमेंट हो जाएगा एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस पे। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट आए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट मॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई भी वैल्यूएबल कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका लास्ट एग्जाम बचा है, कोई भी ढिलाई आपको नहीं रखनी है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। किसी भी तरह के कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Thanks for watching. See you soon with the next mock test. Bye bye.